आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में जहां पहुंचे थे उससे आगे बढ़ते हुए प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल इस चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है कि 1937 के में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? यह है पंजाब प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। प्रांतीय सरकारों के तहत किया गया था यह 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया? यह है बंगाल। पंजाब और बंगाल में नहीं मिला था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। अगला है ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों में पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। इसमें बंगाल और पंजाब में नहीं बना था, उड़ीसा और मध्य प्रांत में बन गया था। अगला है वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? तो ये कांग्रेस को बंबई और असम दोनों प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, थोड़े से कम थे। सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं। अगला है कि वह प्रांत जहां 1937 के चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, वह है बंगाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे कहाँ कहाँ? मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत में। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए थे, ठीक, लेकिन पंजाब और बंगाल में नहीं बना। अगला, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? यह है पंजाब। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था 28 माह। 1937 के में प्रांतों में मंत्रिमंडल निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? ये 28 महीने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कब? 1939 में, 39 में। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। अगला प्रश्न है 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो यह है रफी अहमद किदवई को। अगला प्रश्न है कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। इसमें कूट बताना है, सही कालानुक्रम का चयन करना है। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। तो ये सीक्वेंस ही हैं, इसको देख लें। पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939, फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939। ये शरीफ रिपोर्ट मार्च में है और फजलुल हक की रिपोर्ट दिसंबर में है। अगला है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 39। प्रश्न है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 38 में, जिसमें वो चुने गए थे, और फिर 39 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जिसमें पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 38 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, वह किस राज्य में है? तो यह है गुजरात में, हरिपुरा गुजरात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 39 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह है जबलपुर। अगला है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? यह है त्रिपुरी अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 39 में। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हरा करके बने? ये है पट्टाभी सीतारमैया को। निम्न में से
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सीतारामैया पराजित हुए थे? यह है त्रिपुरी अधिवेशन 39। रिपीटेड सवाल है। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए और गांधी जी ने कमेंट कर दिया था, तो उसी को लेकर के कि पट्टा भी सीतारामैया की हार मेरी हार है, उसी में ये त्यागपत्र दे करके चले गए थे। तो राजेंद्र प्रसाद अपने अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? ये कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, उसको लेकर के। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है? सुभाष चंद्र बोस। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को मौका के तौर पर इन्होंने देखा था, तो गांधी जी इससे असहमत रहेंगे। देसी रियासत अगला चैप्टर है। पहला प्रश्न है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार और देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 1927। निम्नलिखित में से कौन 39 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ? 1947 में। राज्यों का विलय किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हैं सरदार पटेल। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? यह है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना कब? यह 26 अक्टूबर 1947 को। हरि सिंह वाले 26 अक्टूबर 1947 को। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 47 को पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ कर दिया। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? पंजाब ने। भारत विभाजन के बाद पंजाब राज्य एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, परंतु पटेल के प्रयासों से उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला और पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा गया। उस समय हिमाचल प्रदेश और ये सब एक ही में थे, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, वो सब, और हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा रियासत था। अगला देखें, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? हैदराबाद। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध। इसमें पहला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। अगला प्रश्न है कथन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया। कारण है कि क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। तो ये है दोनों असत्य हैं। कथन है कि वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कारण है कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। 39 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि इसमें उपरोक्त कथन ABC में से कोई भी सही नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो यह है 1918। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हैं चर्चिल। 39 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। द्वितीय विश्व युद्ध 39-45 में हुआ था और चर्चिल का कार्यकाल 40-45 था। पाकिस्तान की मांग। इसमें पहला प्रश्न है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? तो ये है चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र, जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर, में प्रस्तुत किया था। मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र का विचार दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 में अखिल भारतीय
मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था कि यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमान को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार होगा, तो मेरी इच्छा यह होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर और बाहर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुसलमान राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तर पश्चिमी भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? इकबाल ने। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना। निम्न में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू ने। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। ये कथन है इकबाल का। देश के प्रथम प्रधानमंत्री। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ संख्या 352 में उल्लेख किया है कि इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कथन जिन्ना के विषय में सही नहीं है? तो ये वे सदैव डायरी रखते थे। वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, ये सही है। उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, ये सब सही है। मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की एक बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? 1930 ईस्वी के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? ये हैं रहमत अली। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया कब? 1940 में। अगला, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था मार्च 1940 में। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? खलीकुज्जमा। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? सिकंदर हयात खान ने। देख लें, मुस्लिम लीग वार्षिक अधिवेशन लाहौर प्रस्ताव पास किया गया जिसके तहत भारत का विभाजन एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया। खलीकुज्जमा ने इसका अनुमोदन किया। इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खलीकुज्जमा की विशेष भूमिका थी। तीनों की विशेष भूमिका थी। अगला है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिनमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, यह हुआ था लाहौर में। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? लाहौर में। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो यह है 23 मार्च 1943। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में भारत के लिए अलग राष्ट्र की मांग की गई। पारित किया। इस तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया, यानी 23 मार्च को यादगार बनाने के लिए पाकिस्तान दिवस। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? जिन्ना ने। अगला चैप्टर है व्यक्तिगत सत्याग्रह। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसको चुना गया? विनोबा भावे को। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? यह है विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। क्रिप्स मिशन के बारे में अब चलें देखें। पहला सवाल है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? 1942 में। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे उनमें सम्मिलित थे। क्या सम्मिलित थे? कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए। दूसरा है कि सभी प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। तीसरा है कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। और चौथा कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। ये चारों उत्तर सही हैं। अगला प्रश्न है, 1942 के क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे
डोमिनियन पद प्रदान करना। निम्न में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? ये नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये नहीं है। बाकी युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, ये सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, और कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था, ये। अगला, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। अगला, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? यह महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्तावों में प्रावधान सम्मिलित है कि केवल संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? यह विंस्टन चर्चिल, 42 में। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकाधिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? यह लॉर्ड लिनलिथगो। अब है भारत छोड़ो आंदोलन। पहला प्रश्न है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो यह है वर्धा में, 14 जुलाई 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? यह है लॉर्ड वेवेल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942। 7 अगस्त को बैठक हुई और 9 अगस्त को आंदोलन प्रारंभ हुआ। 8 अगस्त को प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त निम्नलिखित में से 8 अगस्त के संदर्भ में क्या सही है? तो एआईसीसी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया? यह ग्वालियर टैंक। अगला है कि वर्ष 1942 को 42 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? यह है बंबई से। अगला प्रश्न है कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था? बंबई में। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई? 42 में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया अगस्त 1942। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सरकारी कर्मचारियों को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ करने के पूर्व महात्मा गांधी ने क्या कहा था, ये बताना है। कि सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा। दूसरा, सैनिकों को अपना पद छोड़ने को कहा। तीसरा, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। तो ये केवल 3 सही है, बाकी दोनों गलत हैं। अब देखिए क्या कहा महात्मा गांधी ने कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। दूसरा, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इंकार कर दें। तीसरा, छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। और चौथा, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दें तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। तो ये सारी। अगला है, निम्न में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? यह है उपर्युक्त सभी ने। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। तो ये कम्युनिस्ट जो भी पार्टी थे और यूनियनिस्ट थे वो सब भाग नहीं दिए। निम्नलिखित में से किसने 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? सरदार पटेल। 42 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था।
जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 41 से 45 तक 5 वर्ष तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हो सका, इसलिए 6 वर्ष तक मौलाना कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। अगला है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहे? मौलाना आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन का फल था क्या? क्रिप्स प्रस्ताव से भारतीयों को नैराश्य का, दूसरा भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, और एआईसीसी द्वारा अगस्त 42 में एक प्रस्ताव पारित करने का। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? ये ऊषा मेहता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ऊषा मेहता की ख्याति। भारत छोड़ो आंदोलन में बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। बेला। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? ये राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया। नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम था लुई फिशर। और ये पढ़ ही चुके हैं वेब मिलर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था एक अमेरिकी पत्रकार। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबद्ध थे भारत छोड़ो आंदोलन से। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार था? लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? यह है बिहार और संयुक्त प्रांत। कथन और कारण है, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। लिनलिथगो ने कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। इसका दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया कहाँ? बांकीपुर जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? बंबई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया आगा खां पैलेस में। महात्मा गांधी और उसके सहयोगियों ने 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था ये मुंगेर। ये बीपीएससी का सवाल है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर पर नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? जयप्रकाश नारायण ने। कथन और कारण है कि भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। कारण है कि करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। ये दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है। अगला कथन कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण है कि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। ये ए सत्य है किंतु आर असत्य है। स्वयंसेवक संघ पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। आरएसएस की आजादी में कोई भूमिका नहीं थी। अगला है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। कथन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। कथन है और कारण है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। ये दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? भारत छोड़ो आंदोलन।
किस आंदोलन के साथ अरुणा आसाफ अली जुड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन। नीचे के स्थान की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। बलिया, सतारा, हजारीबाग, मेरठ। ये बलिया और सतारा में हुआ था। बलिया में चित्तू पांडे की सरकार थी। तामलुक, बंगाल, दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक यहाँ जातीय सरकार तामलुक में। और सतारा की सरकार 1943 से 46 तक, यानी सबसे लंबी यही चली थी। निम्न में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? यह है बलिया में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार, वही रिपीटेड है, बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने की प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? ये कोरापुर। कनकलता बरुआ का जन्म 24 में अगर असम में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोहपुर पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के दौरान पुलिस गोलीबारी में शहीद हो गई थी। पुलिस थाने पर तिरंगा फहराया, ये एक से एक बहादुर थे। कथन है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। कारण है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। ये सही व्याख्या भी है, दोनों सही भी हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पंपलेट में था? संवैधानिक गतिरोध का हल। कौन सा प्रस्ताव इस पंपलेट में था जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था? सी राजगोपालाचारी ने 44 में दी वे आउट नामक अपना प्रपत्र जारी किया था, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए इन्होंने लिखा था। अगला है कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग लाया जाना था? जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। आगा खां पैलेस में कैद के समय गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी मर जाते हैं तो बंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। अब है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। पहला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है कटक। उड़ीसा के कटक में हुआ था 1897 में 23 जनवरी को। उन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की, 20 में आईसीएस उत्तीर्ण किया, 38 में हरिपुरा, 39 में त्रिपुरी के अध्यक्ष रहे, 39 में त्यागपत्र दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 41 में जर्मनी गए और 43 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। 39 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? यह है फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी स्थापना 39 में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। आईएनए मानसिक पुत्र था किसका? मोहन सिंह का। मोहन सिंह का और मेजर आइवाची फुजीवारा का। अच्छा, अगला प्रश्न है आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? मोहन सिंह ने। यदि ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा का नाम विकल्पों में नहीं है तो विकल्प मोहन सिंह ही होगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1942 में। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह प्रथम सेनापति बनाए गए। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 21 अक्टूबर 1943 को। आजाद हिंद सरकार की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई तत्कालीन मलय में। मलय सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में 3 भाग थे, फेडरेटेड मलय,
अनफेडरेटेड मलय और स्टेटस स्टेट्स सेटलमेंट, यानी कि स्टेट सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग-अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जिसमें मलक्का, वर्तमान मलेशिया, डीडिंग, वर्तमान मलेशिया का पेराक राज्य, पेनांग, वर्तमान मलेशिया का एक राज्य, और सिंगापुर अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की। 63 में मलेशिया का अंग बना। ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? ये रास बिहारी बोस ने। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था? ये रंगून में। सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित किया गया था 44 में। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? ये बीसी दत्त नहीं थे, शाहनवाज हुसैन, पीके सहगल, रशीद अली, ये लोग थे। प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह, शाहनवाज, इनको फांसी की सजा तथा रशीद अली को 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। बीसी दत्त आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। अगला है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ये शीलभद्र याजी। ये सब शीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। शीलभद्र याजी। भारतीय स्वातंत्र संघर्ष के दौरान इनमें से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर बनाया गया था लक्ष्मी सहगल को। आजाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड में सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड थे। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जय हिंद किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? ये 12 नवंबर 1945 को, जबकि 5 से 11 नवंबर 1945 के मध्य आजाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। 5 से 11 नवंबर 1945 को और 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष का कारावास? तो ये है राशिद अली। निम्न में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर किस फौजी अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? ये मोहन सिंह। अगला प्रश्न, किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे की पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? यह भूलाभाई देसाई। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाशनाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, ये सब कर रहे थे, जिसकी अध्यक्षता भूलाभाई देसाई कर रहे थे। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले पर चल रहे मुकदमे के पक्ष में किसने वकालत की थी? यह है तेज बहादुर सप्रू। इनमें से ऑप्शन में सप्रू हैं, बाकी लोग नहीं थे। 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी? ये सरदार पटेल नहीं थे, भूलाभाई देसाई, कैलाशनाथ काटजू, पंडित नेहरू, ये सब लोग थे। किसने प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के कौन वकील थे आईएनए मुकदमे के? तो ये भूलाभाई देसाई और आसफ अली। इनमें से 45-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील भूलाभाई देसाई। यह अभियोग कब चलाया गया? 45 में। आईएनए अधिकारियों को मुकदमा चलाया गया कहाँ? लाल किला दिल्ली में। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में। 1945 की प्रमुख घटना कौन थी? ये बेबल योजना, शिमला सम्मेलन और आजाद हिंद फौज मुकदमा 1945। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु? ये गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे और वो मेरे दिमाग में महात्मा गांधी आ गए थे।
सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, देशबंधु चित्तरंजन दास। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। वे थे जवाहरलाल नेहरू। इन सब के विरुद्ध अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था, तो ये नेहरू थे। तो आज इतना ही रखते हैं। अगले एक क्लास का और ज़्यादा से ज़्यादा बचा है। कैबिनेट मिशन योजना अब आज़ादी मिलने ही वाली है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।